हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ लीगल एज आफ्टर कॉलेज। मैं हूं मानसी और आज मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेके आई हूं जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि आरबीआई ग्रेड बी लीगल ऑफिसर की अ, क्या पोस्ट होती है, उसमें क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, कितनी सीट्स निकलती हैं, सिलेबस क्या है एग्जाम का और एग्जाम पेपर भी किस टाइप से आता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली चीज तो ये वीडियो उन सबके साथ शेयर कर दीजिए जो भी लोग रेगुलेटरी बॉडीज के एग्जाम्स देने में इंटरेस्टेड हैं या जो भी लोग बैंकिंग लॉ ऑफिसर के एग्जाम्स देने की तैयारी कर रहे हैं। उन सभी के लिए ये काफी इंटरेस्टिंग वीडियो हो सकता है और काफी इम्पोर्टेंट भी हो सकता है और काफी इंफॉर्मेटिव भी हो सकता है। तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहली बात कि जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो एक नेशनल अथॉरिटी है। जैसे जुडिशरी के लिए आपका सुप्रीम कोर्ट है, जैसे लॉ मेकिंग के लिए आपका पार्लियामेंट है, वैसे ही फाइनेंशियल सेक्टर के लिए हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। तो ये हाईएस्ट अथॉरिटी है फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक सेक्टर्स को रेगुलेट करने के लिए इंडिया में। इसलिए ऑब्वियसली काफी प्रेस्टिजियस जॉब है। कोई सुनेगा कि आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में काम कर रहे हैं तो सुन के ही वो इंसान एकदम चौंक जाएगा, खुश हो जाएगा, प्राउड फील करेगा कि यार ये इंसान तो कितनी ऊंची पोस्ट पे है। तो इसलिए काफी बढ़िया एग्जाम है और काफी प्रेस्टिजियस है। तो हम देखते हैं क्या क्या होता है इस एग्जाम में। यही चीज जो मैंने अभी बोली वो आरबीआई का जो नोटिफिकेशन आता है उसमें भी लिखी हुई है, सेम बात। ये मैं आप लोगों के लिए इस साल जो 2023 का नोटिफिकेशन आया था उसकी पीडीएफ लेके आई हूँ। उसी के बेसिस पे हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या डिटेल्स हैं और क्या क्या होता है इस एग्जाम में और क्या है आरबीआई ग्रेड बी लीगल ऑफिसर। तो जैसा मैंने बोला कि इनके नोटिफिकेशन में खुद ही लिखा हुआ है, बिल्ड योर नेशन बिल्ड योर करियर। आप आरबीआई में जॉब करके अपने नेशन के बेनिफिट के लिए काम कर रहे हैं, नेशन के अपलिफ्टमेंट के लिए काम कर रहे हैं, नेशन की इकोनॉमी और फाइनेंशियल सेक्टर को डेवलप करने के लिए, उसको इंक्रीज करने के लिए, उसके बेहतर बनाने के लिए आप यहाँ काम कर रहे हैं। जैसे यहाँ लिखा है, लाइफ विथ आरबीआई इज नॉट जस्ट अनदर करियर, it is a commitment to serve the nation where decisions make an impact on the way the economy and financial sector in the country work। फाइनेंशियल सेक्टर जो होता है किसी भी कंट्री का वो एक बहुत मेजर पिलर होता है जिसके बेसिस पे कंट्री की इकोनॉमी रन करती है। कंट्री की इकोनॉमी से कंट्री की वेलबींग और कंट्री के डेवलपमेंट पे बहुत फर्क पड़ता है। तो अगर आप आरबीआई में जॉब कर रहे हैं तो आप एक्चुअली कंट्री के डेवलपमेंट और कंट्री के वेलबींग के लिए काम कर रहे हैं। अब हम यहाँ देखते हैं कि एक्चुअल में एलिजिबिलिटी क्या है, कौन एग्जाम दे सकता है, कौन एग्जाम नहीं दे सकता है, कितनी वैकेंसीज यूजुअली आती हैं। सबसे पहले तो आपको होना चाहिए सिटीजन ऑफ इंडिया, और जो दूसरे लोग हैं वो भी दे सकते हैं। अगर आप सब्जेक्ट ऑफ नेपाल हैं, भूटान है, या फिर आप एक तिब्बतियन रेफ्यूजी हैं, या इनमें से किसी भी कंट्री से आए हैं, तो उसके लिए क्या स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है सिटीजनशिप को लेके, वो जो स्पेसिफिक या स्पेशल लोग हैं वो देख सकते हैं। उसके अलावा हमारी एज क्या होती है, कौन सी एज में फॉल करने वाले लोग ये एग्जाम दे सकते हैं। तो जो लोग एक सेकेंड, हाँ, जो लोग 21 ईयर्स के हैं और मैक्सिमम 32 ईयर्स के हैं, तो 21 to 32 ईयर्स तक की एज ग्रुप के लोग ये एग्जाम दे सकते हैं। बट यहाँ एक बेनिफिट है उन लोगों के लिए जिन्होंने एलएलएम करा हुआ है या जो लोग पीएचडी परस्यू कर रहे हैं। अगर आपने एलएलएम करा है तो आपको 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है अपर एज लिमिट में। मतलब अगर आपने एलएलएम किया है तो आप 35 ईयर्स की एज तक ये एग्जाम दे सकते हैं। और अगर आप पीएचडी परस्यू कर रहे हैं या अगर आपने पीएचडी अपनी कंप्लीट कर ली है, अगर आपके पास पीएचडी इन लॉ है, तो आपके लिए एज लिमिट 5 ईयर्स एक्सटेंड हो जाती है। तो आप इस सिचुएशन में अगर पीएचडी कैंडिडेट हैं तो आप 37 ईयर्स की एज तक ये एग्जाम दे सकते हैं।
उसके अलावा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड हमारी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो हम देखते हैं। अभी हमने दो चीजें देखी, आपको सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, आपकी एज होनी चाहिए 21 to 32 ईयर्स के बीच में। अगर आप एलएलएम होल्डर हैं तो आप 35 ईयर्स तक एग्जाम दे सकते हैं। अगर आप पीएचडी होल्डर हैं तो आप 37 ईयर्स की एज तक एग्जाम दे सकते हैं। उसके अलावा कैटेगरी वाइज जो एज रिलैक्सेशंस हैं वो नीचे इन डिटेल प्रोवाइडेड हैं, तो जिसको कैटेगरी का एज रिलैक्सेशन लेना है वो नीचे देख सकते हैं नोटिफिकेशन में। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इन्हें क्या चाहिए। तो सबसे पहली चीज तो आपके पास होनी चाहिए बैचलर्स डिग्री इन लॉ। ये 5 ईयर डिग्री हो सकती है या 3 ईयर डिग्री हो सकती है, किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए, और इसमें आपके मिनिमम 50% मार्क्स आने चाहिए। पर अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी एस सी एस टी या पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के केस में फॉल करते हैं तो उस सिचुएशन में 45% मार्क्स की डिग्री भी वर्क करेगी। फिर अब यहाँ पर कुछ एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन भी चाहिए, जो कि कुछ एसेंशियल क्वालिफिकेशन है और कुछ डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस है। तो डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस क्या होती हैं? अगर आपके पास डिजायरेबल क्वालिफिकेशन नहीं है तो भी आप एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हैं और लॉ ऑफिसर बनने के लिए एलिजिबल हैं। बट अगर किसी के पास डिजायरेबल एक्सपीरियंस है तो शायद उसको थोड़ा सा इंटरव्यू में कहीं बेनिफिट मिल जाए, अदरवाइज कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है डिजायरेबल क्वालिफिकेशन से। असेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है हमारी? आपको एनरोल्ड होना चाहिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ एज एन एडवोकेट। यहाँ पर वर्ड एनरोल्ड यूज है, इसलिए जरूरी नहीं है कि आपका ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन क्वालिफाइड हो। आपके पास अगर टेम्पररी एनरोलमेंट भी है आपकी स्टेट बार काउंसिल से तो भी आप एनरोल्ड एडवोकेट माने जाते हैं। इसके बाद आपके पास मिनिमम 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब ये एक्सपीरियंस कैसा होना चाहिए वो हम देखते हैं। तो या तो एज एन एडवोकेट होना चाहिए या फिर एज अ लॉ ऑफिसर होना चाहिए। आप लॉ ऑफिसर हो सकते हैं किसी भी कंपनी के लीगल डिपार्टमेंट में, किसी भी बैंक के लीगल डिपार्टमेंट में, किसी भी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी या स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन के लीगल डिपार्टमेंट में अगर आप लॉ ऑफिसर हैं तो वो चलेगा। साथ में अगर आप टीचर हैं, अगर आप फुल टाइम असिस्टेंट प्रोफेसर हैं या टीचिंग जॉब है आपका, आप किसी लॉ कॉलेज में पढ़ाते हैं या किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, या अदरवाइज अगर आप लॉ पढ़ाते हैं और इसका भी अगर आपके पास 2 ईयर एक्सपीरियंस है तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। हाँ, अगर आपके पास एज एन एडवोकेट एक्सपीरियंस है तो आपको उसका सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा बार एसोसिएशन से लेके कि यू हैव दैट एक्सपीरियंस। और सिमिलरली लॉ ऑफिसर एक्सपीरियंस भी अगर आपके पास है तो आपको वहां का भी सर्टिफिकेट दिखाना होगा। फिर यहाँ डिजायरेबल एक्सपीरियंस में ये बोलते हैं कि अगर आपके पास स्पेशल नॉलेज ऑफ बैंकिंग लॉ, कंपनी लॉ, लेबर लॉ, और अगर आपके पास कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और ड्राफ्टिंग को रिलेटेड अगर आपके पास स्पेशल नॉलेज है, अगर आपको ज्यादा ज्ञान है इन चीजों पे, तो दैट इज डिजायरेबल कि आपको बैंकिंग लॉ आता हो, कंपनी लॉ आता हो, लेबर लॉ आता हो, कॉन्स्टिट्यूशन आता हो और ड्राफ्टिंग आती हो। क्योंकि ऑब्वियसली आप जा रहे हैं आरबीआई में काम करने तो आपको बैंक्स को रेगुलेट करना है, तो आपको बैंकिंग का नॉलेज होना चाहिए। आपको एनबीएफसीज को रेगुलेट करना है तो थोड़ा सा हमें कंपनीज का नॉलेज भी चाहिए। फिर हमें लेबर लॉ आना चाहिए और हमें कॉन्स्टिट्यूशन तो आना ही चाहिए क्योंकि हम कंट्री के टॉप मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। हमने एज भी देख ली और हमने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी देख लिया। अब हम आते हैं कि हमारा एग्जाम पैटर्न क्या होता है और किस बेसिस पे हमारा सिलेक्शन होता है। तो आपका जो एग्जाम होता है वो ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव टाइप का एक पेपर होता है। यहाँ पर प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू जैसा कुछ नहीं होता। यहाँ सीधे एक एग्जाम होता है, आप चाहें तो उसको मेंस बोल सकते हैं, और फिर आपका इंटरव्यू होता है। 3 स्टेजेस में एग्जाम नहीं होता है, सिर्फ 2 स्टेज सिलेक्शन प्रोसेस है इनकी। पहली स्टेज में आपका ये एक पेपर होता है और दूसरी स्टेज आपकी होती है इंटरव्यू। तो जो लोग पेपर क्वालिफाई कर लेते हैं वो लोग इंटरव्यू देने जा सकते हैं। अब मैं पेपर के ऊपर डिस्कशन करूं उससे पहले, इफ एनीवन हैज नॉट ऑलरेडी लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। ठीक है, तो हमारा जो पेपर होता है दो टाइप का होता है, दो ऑब्जेक्टिव टाइप और डिस्क्रिप्टिव टाइप दोनों होता है। इसमें पार्ट 1 जो होता है पेपर का
वो होता है जनरल नॉलेज ऑफ लॉ, मतलब लॉ से रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो यहाँ आते हैं। इसमें पहले 30 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है, फिर डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन 100